अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, इनकम रिसीव फॉर द लेट पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन या फिर टैक्सेबल ऑन द एनहांस कंपनसेशन। याद है आपको, मैंने कंपलसरी एक्विजिशन का कंसेप्ट मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था, सेक्शन 5 सबसेक्शन 45 और सबसेक्शन 5 में बात की थी। अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलने के बाद और कोर्ट के डिसीजन आने के बाद आपको वो कंपनसेशन जितना आपने डिमांड की थी कि 5 लाख नहीं 7 लाख इस वैल्यू, इस पर्टिकुलर लैंड की वैल्यू होनी चाहिए, वो 2 लाख रुपए आपको मिल गए हैं, तो उस सिनारियो के अंदर आपको 50% तो क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 47। ठीक है, आइए 46 है, कंफर्म करके मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, और बाकी का बचा जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 5 लाख रुपए आपको कोई क्या मिले हैं, कंपनसेशन में मिले हैं। ठीक है, ऐसे 2 लाख रुपए हमारे पास है, 2 लाख कंपनसेशन में मिले हैं, तो 1 लाख रुपए मेरा क्या हो जाएगा, खर्चा माइनस हो जाएगा, दूसरा डिडक्शन मिल जाएगी, दूसरा आपको 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज हेड के अंदर। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट जाते हैं, लास्ट पॉइंट रहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है और मैच्योरिटी के टाइम जब वो सम एश्योर्ड आपको मिलता है और जिसको मिल रहा है उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होगी। कहने का मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाया, लाइफ इंश्योरेंस बात की जाती है उसको रिसीव कौन कर रहे हैं, रिसीव हो रहा है आफ्टर द डेथ या फिर रिसीव वो खुद कर रहे हैं। आफ्टर डेथ होगा तो मैंने अभी आपको बताया, तो वो क्या होता है, फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, फोकस ऑन इट, फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। तो यहाँ पर जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके जो लीगल हायर है वो उसको रिसीव करते हैं, तो इस सिनारियो के अंदर क्या होगा, वो अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। अच्छा, अगर वो खुद रिसीव करता हो तो उस टाइम हम ये देखेंगे कि उसने प्रीमियम का अमाउंट कितना पे किया था। अगर प्रीमियम का अमाउंट उस पर्टिकुलर लिमिट से अंदर किया है तो पूरा अमाउंट क्या होने वाला है, एग्जम्प्टेड होने वाला है। अगर कोई वो अमाउंट उससे ज़्यादा पे किया है तो उस टाइम हम क्या करने वाले हैं, एक ड्यूरेशन देखेंगे जो कि अमेंडमेंट हुई थी 2023 के अंदर, 2024 के अंदर। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये जो प्रिस्क्राइब लिमिट है बच्चे 5 लाख है, अगर आपने प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख से कम दिया है, ठीक है, मान लीजिए 4,99,000, 4,50,000 कितना भी दिया, तो उस सिनारियो के अंदर आपने क्रॉस नहीं की लिमिट की, तो उस सिनारियो के अंदर फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा वो सारा का सारा अमाउंट जो भी आपको एज ए इंश्योरेंस सम एश्योर्ड मिलने वाला है। अगर आपने क्या है कि उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो इस सिनारियो में क्या होगा कि हमें पॉलिसी ये देखना पड़ेगा इशू कब हुई थी, बिफोर 1/4/2024 को हुई थी या फिर आफ्टर 1/4/24 को हुई थी। बिफोर का सिनारियो होगा तो ऑब्वियस ही बात है इसके पीछे जो क्राइटेरिया यूज होता था वही होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फुल एग्जम्प्टेड होगा। टैक्सेबल कहने का मतलब तभी होगा जब लिमिट क्रॉस कर रहा है और जो पॉलिसी जो इशूड होने वाली है वो 1/4/2024 के बाद होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट नॉट एग्जम्प्टेड, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होने वाली है। क्लियर है, सो सिंपल। देखो हर एक चीज़ को ना मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये लो, चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर हो गया फिनिश। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कर लिया, डिबेंचर्स और बॉन्ड वाला कंसेप्ट किया हमने। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर को लेट आउट कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस नहीं है हमारा, ठीक है, तो अदर सोर्सेज एड के अंदर, अगर वो क्या है हमारा बिजनेस है तो पीजीबीपी के अंदर आएगा। समझा दिया आपको। अगर आप इनकम को क्या कर, हाउस फर्नीचर बिल्डिंग को, हाउस को, उनको कंपोजिट वाला रेंट वाला की जा रही है, लेटिंग आउट किया जा रहा है और सेपरेबल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इनसेपरेबल है, तो इस सिनारियो में भी बताया इनसेपरेबल है तो ये चेकआउट किया जाएगा कि बिजनेस है तो पीजीबीपी के अंदर चला जाएगा और आपका अदरवाइज अदर सोर्सेज एड में चला जाएगा। की मैन इंश्योरेंस पर्सन के बारे में बताया, अदर सोर्सेज में कब आएगा, जब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस अमाउंट को रिसीव कर रहा है। गिफ्ट के बारे में बता दिया, कैश में अगर गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, काइंड में गिफ्ट मिल रहा है, कैश में, और इन सब के अंदर 50,000 लिमिट है, 50,000 से ऊपर जाती है सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव ऑन द कंपनसेशन एनहांसमेंट, ये भी हो गया आपके पास, 50% आपको क्या मिलने वाले, डिडक्शन मिलने वाले। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी पीरियड के बारे में बात कर ली, राइट। अगर वो खुद रिसीव कर रहा है तो वहां पर ये देखा जाएगा प्रिस्क्राइब 5 लाख लिमिट उसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ये देखा जाएगा कि वो 1/4/2024 से पहले था या बाद में था। पहले था तो एग्जम्प्टेड, बाद में तो फुल्ली क्या होगा, टैक्सेबल होने वाला है।
नेक्स्ट क्या है, एडवांस मनी रिसीव इन द मनी नेगोशिएशन। अगर आपने किसी से नेगोशिएशन किया या अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या किया, तो हेर फेर किया, तो उस सिनारियो के अंदर जो भी आपको एडवांस में पैसा मिल रहा है वो भी क्या होने वाला है, अदर सोर्सेज के हेड के अंदर टैक्सेबल होने वाला है। क्लियर है? लो भाई, हो गया सारा काम। अब तो ये 2 मिनट का भी काम नहीं रहता। क्या है, क्या है, क्या है, सुनो इस बात को कि आपको फुल्ली अलाउड कौन कौन से, फुल्ली अलाउड मैंने आपको बताया, डिडक्शंस वो भी, ठीक है, इसकी खर्चे पानी माइनस करने के लिए अलाउड कौन कौन से। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन याद है, कलेक्शन चार्जेस है, और कंट्रीब्यूशन किया है टूवर्ड द प्रोविडेंट फंड। ये 3 खर्चे जो कि आपको अलाउड है। कौन से अलाउड नहीं है वो देखिए। सब कोई भी खर्चा आप पर्सनली यूज़ के लिए कर रहे हैं तो वो खर्चा अलाउड नहीं है। तो देखो पीजीबीपी के जितने, जो हमने पीजीबीपी के अंदर किया था ना कि पीजीबीपी में कौन कौन से खर्चे नहीं आ सकते, कौन कौन सी आइटम में हमारी इनकम नहीं है, तो वो यहाँ पर है। ठीक है, कोई भी इनकम, कोई भी आप एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और उसके ऊपर इवन टीडीएस भी कलेक्ट नहीं किया, तो वो भी हम क्या है, खर्चे हमारे पास अलाउड नहीं है। या फिर कोई भी डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जब तक आप उसकी डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते तब तक आप उसको खर्चा, उसके अंदर डिडक्शन नहीं मिल सकती। या फिर मैं कहूँ कि एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉयल्टी एंड द टेक्निकल फी रिसीव बाय द फॉरेन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी है तो नहीं अलाउड है, अगर इंडियन कंपनी है तो आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड होते हैं रॉयल्टीज के ऊपर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये जो गैमलिंग कैजुअल इनकम पढ़ा जिसके अंदर हमने फ्लैट 30% का कंसेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर भी कोई खर्चा अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट है, अगर आपने कैश पेमेंट को रिसीव किया है, ये भी कंसेप्ट हमने किया था पीजीबीपी के अंदर कि अगर किसी का बिजनेस है और वो 10,000 रुपये से ज़्यादा, ठीक है, अगर अप टू द कैश रिसीव कर लेता है अप टू द 10,000 रुपीज़, कोई अमाउंट आपकी, वो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इससे ज़्यादा आपने रिसीव किया और वो भी कैश में रिसीव किया तो फुल अमाउंट क्या होने वाला है, एंटायर अमाउंट क्या होने वाला है, आपका डिस अलाउड होने वाला है। याद है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, गुड्स के अंदर डीलिंग करने का बिजनेस था, तो 35,000 क्या थी आपकी लिमिट थी। ये इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सन के लिए था। अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो यहाँ पे 35 था, अदरवाइज 10,000 था। क्लियर है? चैप्टर हो जाते हैं यहाँ पे फिनिश। अब इस फटाफट इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो, डॉक्टर जो बिजली है ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, उन्होंने सबमिट की, बिफोर यू हैव द फॉलोइंग इनकम फॉर द कंप्यूटिंग द हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज अकाउंट असेसमेंट ईयर 2020-2021। उन्होंने कहा कि ही इज़ द ऑथर है, टेक्स्ट बुक लिखते हैं, स्कूल की है, जिसके रिगार्डिंग उनको रॉयल्टी मिली है 45,000 की। अच्छा, उन्होंने कहा ये क्लेम कर रहे हैं फॉलोइंग डिडक्शंस। अभी आपको ये देखना होगा कि डिडक्शन अलाउड है या नहीं है। अगर ये फॉरेन कंपनी से बिलोंग करते हैं, नॉन रेजिडेंट होते तो क्लेम नहीं होता। अगर ये देखो यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है, 45,000 में से ये आपको क्लेम मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी कितना है, 55,000। अच्छा, यहाँ पे क्लेम कौन कौन सा है? एक तो क्लेम है आपके पास सैलरी दी आपने अपने क्लर्क को 24,000 रुपये, ठीक है, और दूसरा क्योंकि उसने डाटा कलेक्ट करके दिया है, तो दूसरा टेलीफोन कम्युनिकेशन का जो चार्जेस है वो क्या है, 1,500 रुपये है, 1,200 रुपये है। तो 24 और 12 कितने हो गए, 24 और 12 कितने हो गए, 25 200। तो यहाँ पर देखो ये जो एक्सपेंसेस हैं कितने हैं, 24,000 और 1,200, कितना हो गया, 25,200। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, 45,000 माइनस के 25,200 तो 19,800 आ गया। 45,000 में से 25,200 को माइनस करूँ तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई है, 19,800 आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास कि इनकम फ्रॉम द आर्टिकल, इनकम फ्रॉम द आर्टिकल विच वाज पब्लिश इन द इकोनॉमिक्स टाइम एंड द ईस्टर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने इनकम हुई है, आर्टिकल को इन्होंने पब्लिश किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स, जो कि कितने हैं, 3,000 रुपीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है, वो कहते हैं कि वो रेंटेड हाउस में रहता है, उसने पे किया है 3,000 रुपये पर मंथ पूरे घर का। द हाउस इज़ टू बिग, हाउस बहुत बड़ा था उसकी फैमिली के लिए, तो उसने क्या किया, उस हाउस को दोबारा से लेट आउट कर दिया है,
जो कि 1500 रुपये क्या कर रहा है, उससे रिसीव कर रहा है, वो भी 1/3 पोर्शन उन्होंने क्या किया है, लेट आउट किया है। ठीक है, जो डॉक्टर बिजली हैं उन्होंने क्या किया है, लाइबिलिटी पे की है म्युनिसिपल टैक्स एज अ होल हाउस, पूरे घर के उसने 1500 रुपये पे किए हैं, और साथ ही साथ करंट रिपेयर करवाई है। ठीक है, एंड होल हाउस की, यहाँ पे भी होल है। तो कहने का मतलब, मैं इसको यहीं थोड़ा सोल्व कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। देखो आपको फेयर हाउस रेंट अलाउंस है नहीं, यस, तो यहाँ पर तो हम क्या कैलकुलेट करते थे कि हमारी रेंटेड इनकम कितनी होने वाली है। देखो रेंटेड इनकम मेरे पास कितनी है, मिस्टर बिजली की 1500 गुना में 12 तो कितना हो गया, 18,000 इसकी इनकम हो जाएगी। बट इसमें से जो खर्चा है, खर्चा मीन्स कि पूरे घर का उसने 1/3 हिस्सा दे दिया है। इससे तो इसकी इनकम आ रही है, बट इसके ऊपर तो इसका एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। देखो 3000 है, ठीक है, पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे तो केवल 1/3 के बारे में बात की जा रही है, तो 1/3 का एक्सपेंसेस निकालना है मुझे, है ना, क्योंकि जिस घर में से इसकी इनकम आ रही है उसकी ही खर्चे माइनस होंगे, ये नहीं है किसी और के खर्चे माइनस कर दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसके खर्चे माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया है, ये आ गया आपके बेटे 12,000। ये खर्चे माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया है, ये आ गया है आपके पास 6,000। ठीक है, देखो म्युनिसिपल टैक्स क्या है, म्युनिसिपल टैक्स क्या है, सारा का सारा इसने दिया है, टीनेंट ने दिया है 1500 रुपये, और 6,000 रुपये क्या है, करंट रिपेयर के हैं। तो यहाँ पे 1500 रुपये का भी हम क्या करेंगे, 1/3 निकालेंगे, क्योंकि जितने का हम इनकम निकाल रहे हैं ना उतने के ही बात की जाएगी। 6,000 का भी हम क्या करेंगे, 1/3 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 500 रुपये, और ये आ जाएगा बच्चे 2,000 रुपये। अब ये बताओ, ये खर्चा, ये प्रॉफिट है, इनकम है, ये भी खर्चा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, 2,500 रुपये। अब जैसे ही मैं 6,000 में से 2,500 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 3,500, राइट, एक सेकेंड, राइट, हाँ। तो ये अमाउंट यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 3,500। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मिस्टर बिजली रिसीव द 250 रुपये पर लेक्चर डिलीवरी एट द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही डिलीवर द 24 लेक्चर्स। ने कहा कि एक लेक्चर के वो 250 रुपये ले रहा था, तो 24 लेक्चर कितने लेगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इनकम हो जाएगी लेक्चर को डिलीवर करने की। 24,000 था, कितना था, 24 लेक्चर थे, 250 क्या थे आपके रुपए थे, तो ये आ जाएगा आपके बेटे 24 गुना में 250, ये आ जाएगा 6,000। क्लियर है, ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, ही इज ए एग्जामिनर, उसने काफ़ी सारे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन का काम किया, और उसके रिगार्डिंग उसको रेमोनेशन मिल रही है 7,000 रुपये। ठीक है, एग्जामिनर पता है क्या होता है, आप ये मत कह देना कि मैम सैलरी में इंक्लूड होगा। एग्जामिनर कभी कभी जाता है, अब जब पेपर होते हैं तभी जाता है, और उनको जो मिलता है ना पैसा पेपर चेक करने का, ठीक है, वो आपके अदर सोर्सेज में आता है। अच्छा, हिज इनकम वर द विनिंग फ्रॉम द कार्ड गेम एंड द विनिंग फ्रॉम द चेस। ये पूरा आपका क्या आने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है, 6,500 और 1,000 रुपये। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कि रिसीव द 2,000 रुपये एज अ डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर द सब्सिक्वेंटली इंटरेस्टेड। क्या आपको याद है, जब भी कोई कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं सब्सिक्वेंटली जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो अमाउंट क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल होते, फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं। ठीक है, अब इनकी हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। देखो कितना आएगा, 19,800, 3,000, 3,500, 6,000 प्लस के 7,000 प्लस के 500 प्लस के 7,500, तो ये आ जाएगा 47,300। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी अदर सोर्सेज एड की। क्लियर है, उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल पर विजिट कर सकते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी प्लेलिस्ट पे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरे सिलेबस की PDF अब आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। क्लबिंग और सेटअप वाला नेक्स्ट आने वाले 2 दिन के अंदर हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं।